क्रॉप कटिंग में उत्पादन कम लिखने से मुआवजा प्रभावित होता है या नहीं? फसल का मुआवजा मिलता है वो प्रभावित होता है कि नहीं? अरे बहुत समझदार लोग पूछ रहे हैं। मतलब मैं बहुत पढ़े लिखे, एक वकील साहब कह रहे हैं यार मुआवजा नहीं मिलेगा फिर तो। उनका मुआवजा देता कौन है आपको रोज? मुआवजा और क्लेम में क्या अंतर है? मुआवजा तब मिलता है जब किसी विशेष आपदा की वजह से कहीं फसल का खराबा होता है और विशेष गिरदावरी होती है, उसमें फसल का खराबा नोट किया जाता है, तब राज्य सरकार मुआवजा देती है, वो होता है मुआवजा। क्लेम बिल्कुल दूसरी चीज है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। क्लेम किसान और कंपनी के बीच का मामला है। किसान ने अपनी बीमा प्रीमियम भरा है, हाँ किसान के बीमा प्रीमियम में सरकार का कुछ सहयोग है, परंतु किसान ने भी अपना पैसा भरा है, इसलिए किसान अपना हक मांगता है कि मैंने प्रीमियम दिया है तो मेरे अगर नुकसान हुआ है तो मुझे वो डिफरेंस मिलना चाहिए। मैंने प्रीमियम दिया है, प्रीमियम इसी बात की रिस्क कवर करने के लिए दिया है, और रिस्क हुई है तो कवर होनी चाहिए, वो क्लेम मिलना चाहिए। वो मुआवजा नहीं है, वो किसी की मेहरबानी नहीं है। कंपनी कोई मेहरबानी करने, कंपनी का व्यापार है। कंपनी जो बीमा करती है उसका व्यापारिक समझौता है, वो समझौता करती है गवर्नमेंट से कि अमुक जिले में हम इस दरों पर बीमा करने को तैयार हैं। इस फसल का अलग अलग फसल की अलग अलग दरें अलग अलग जिलों में होती है, उन दरों पर कंपनी बीमा करती है। उनमें से जो अधिक प्रतिशत है वो सरकार वहन करती है, 2% किसान से क्लेम लिया जाता है। में प्रीमियम का फसल का जो कुल उत्पादन है उसका जिले का, उसका 2% प्रीमियम किसान से लिया जाता है। कंपनी उससे ज़्यादा प्रीमियम लेती है अगर फसल का, तो 2% से अधिक वाला वो प्रीमियम गवर्नमेंट देती है। ये शर्त सिर्फ व्यापारिक फसलों पर लागू नहीं होती है। चलो अब दूसरा, तो खराबा और खराबे पर दिया जाने वाला आदान अनुदान या जिसे मुआवजा कहते हैं वो और बीमा क्लेम दोनों अलग अलग हैं। क्रॉप कटिंग से मुआवजे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मुआवजा सरकार विशेष गिरदावरी के बाद तय करवाती है, वो सरकार की तरफ से हेल्प है उस पर्टिकुलर गांव पर्टिकुलर क्षेत्र के किसानों के लिए। ये कोई पूरे जिले पूरे तहसील के नहीं होती है। तो मुआवजा बिल्कुल अलग चीज है, हमें इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए। क्लेम अलग चीज है, क्लेम हमारा हक है, मुआवजा सरकार की तरफ से सहायता है, सहयोग है किसान को विपत्ति से बचाने के लिए। अब अगला सवाल है, हर साल कम से कम उत्पादन लिखवाने से कि जद्दोजहद में किसान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार लेते हैं। मैंने लिखा कि हर साल कम से कम उत्पादन लिखवाकर किसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इसकी जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर 5 क्विंटल पैदावार हुई है या 10 क्विंटल पैदावार हुई है हेक्टर में, फिर भी कहते हैं 1 क्विंटल लिखवा दो कैसे करके। उसमें कंपनी वाले बोलेंगे नहीं, वो सोचते हैं ठीक हो रहा है, इनका ही जूता और इनके ही सिर पे पड़ रहा है। ये अगर 1 क्विंटल लिखवाएंगे तो इस गांव का औसत उत्पादन घट जाएगा और औसत उत्पादन घटते ही कंपनी को क्लेम देना नहीं पड़ेगा भविष्य में। तो कंपनी वाले आपके जब बहुत अच्छी फसल है और आप उसको नीचा करवाने की कोशिश करते हैं तो कंपनी वाले तो मन मन में राजी होते हैं कि ठीक हो रहा है इलाज इनका, और हम बिना जानकारी के हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी चला देते हैं। तो मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूं कि हम हमारी, पिछली साल भी मैंने काफ़ी बातें की, इस बार भी कर रहा हूं कि हम हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार लेते हैं। जानकारी के अभाव में हो रहा है। हम सोचते हैं हम हमारा हित कर रहे हैं पर हमारा अहित कर लेते हैं।
कंपनी का फायदा कर देते हैं। तो ये कुल्हाड़ी मारना इस प्रकार है। अब है रैंडम नंबर क्या है। अगला सवाल मैं लेता हूं कि रैंडम नंबर क्या है, ये कैसे तय होता है, रैंडम कॉलम क्या है, तो इस पर अपन बात करेंगे। रैंडम नंबर राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर प्रत्येक पटवार सर्किल के लिए 4 रैंडम नंबर जारी करता है। प्रत्येक फसल के प्रत्येक पटवार सर्किल का एक रैंडम कॉलम माना जाता है। एक रैंडम कॉलम पर 4 रैंडम नंबर जारी होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, देख लेना। बार बार लोग मुझे फोन करके पूछते हैं ये क्या रैंडम कॉलम क्या है, रैंडम नंबर क्या है। नहीं, मैं बार बार जवाब नहीं दे सकता। मैं कहता हूं भाई मेरी टाइमलाइन देख लो, उस पर कोई वीडियो मिल जाएगा, लिखा हुआ भी मिल जाएगा कहीं, तो मैं बता देता हूं। देखो, जो रैंडम नंबर राजस्व मंडल ने जारी किए हैं उसमें क्या है कि 2 तरह के रैंडम नंबर जारी करते हैं। एक तो ये बता दूं, वो सवाल बाद में था, वो क्या है, दूसरा सवाल इसमें कि पटवार सर्किल स्तर के रैंडम नंबर और तहसील स्तर के रैंडम नंबर क्या क्या है, तो वो सारा। तो 2 तरह के रैंडम नंबर राजस्व विभाग जारी करता है, एक तो पटवार सर्किल स्तर के, एक तहसील स्तर के। पटवार सर्किल स्तर के रैंडम नंबर उन फसलों के लिए जारी होते हैं जिन फसलों की बुआई अमूमन हर गांव में काफी मात्रा में होती है। ठीक है, किसी तहसील में जैसे मूंगफली की फसल कई तहसीलों में बहुत कम होती है, नागौर जिले में, तो उसके तहसील स्तर के रैंडम नंबर ही जारी होते हैं, पटवार सर्किल स्तर के नहीं होते हैं। क्योंकि उस पटवार सर्किल में वो फसल ही नहीं बोई जाती, चौड़ा है, मूंगफली है, कई फसलें हैं ऐसी, तो उनके अलग से वो तहसील स्तर के रैंडम नंबर जारी होते हैं। अब मोटा मोटी तहसील स्तर वालों की ज़्यादा जरूरत कम पड़ती है, बहुत कम फसल बोई जाती है, वो मोटा मोटी अपन पटवार सर्किल स्तर के जो रैंडम नंबर है वो क्या है उस पर बात करते हैं। प्रत्येक पटवार सर्किल स्तर में पटवार सर्किल को एक रैंडम कॉलम माना जाता है। एक रैंडम कॉलम में 4 रैंडम नंबर होते हैं प्रत्येक फसल के। एक पटवार सर्किल में अगर 2 से अधिक गांव हैं तो केवल 2 गांव के लिए 2 रैंडम नंबर ही जारी होंगे 2 फसल कटाई प्रयोग के। प्रत्येक गांव में 2 फसल कटाई प्रयोग होना अनिवार्य है। इसलिए अगर 2 से अधिक गांव हैं तो बाकी वाले गांवों में क्रॉप कटिंग नहीं होगी, सिर्फ उन 2 गांवों में क्रॉप कटिंग होगी। उनके 2 रैंडम नंबर जारी होंगे, 2 फसल कटाई प्रयोग होंगे प्रत्येक फसल के। ये हो गया रैंडम नंबर का मामला। रैंडम कॉलम अर्थात पटवार सर्किल, रैंडम नंबर प्रत्येक पटवार सर्किल में 4 रैंडम नंबर प्रत्येक फसल के। 4 रैंडम नंबर अगर 2 से अधिक गांव हैं तो 4 रैंडम नंबर में 2 गांव में ही जारी होंगे, बाकी वाले गांवों में रैंडम नंबर जारी नहीं होंगे। उन गांवों की क्रॉप कटिंग नहीं होगी। पटवार सर्किल के जो अन्य 2 गांव हैं उनके जो 4 फसल कटाई प्रयोग हैं उनका औसत ही उन गांवों पर लागू होगा। ये हो गई बात। अगली रैंडम नंबर है, सभी गांवों में क्रॉप कटिंग क्यों नहीं होती है। इसमें एक बात तो आ गई कि वो 2 से अधिक गांवों में एक पटवार सर्किल में क्रॉप कटिंग नहीं होगी। हाँ, अब दूसरी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे गांव में अभी भी क्रॉप कटिंग शुरू नहीं की, हमारे गांव में क्रॉप कटिंग क्यों नहीं हो रही है। हमें क्या पता भाई। रैंडम नंबर जिस गांव के जारी हो गए उस गांव में क्रॉप कटिंग होती है, हर साल होती है, परंतु धरातल पर नहीं हो रही है। इस वजह से लोग सवाल कर रहे हैं, वो कागजों में ही कर ली जाती है। और यहाँ तक कि अभी हमारे पड़ोस में एक पटवारी जी की नौकरी खतरे में आ गई, सरपंच ने भी उनके पक्ष में लिख दिया कि यार मर जाएगा, बच्चे बाल बच्चे चले जाएंगे इसके,
नौकरी मुश्किल से लगती है और जेल तक हो सकती है, क्योंकि पटवारी ने 420 कर ली। वो किसान इनकार कर रहे हैं कि हमने अंगूठा नहीं लगाया, हमारे खेत में क्रॉप कटिंग नहीं की गई और हमारे फर्जी साइन किए हैं पटवारी ने। हमारे खेत में क्रॉप कटिंग होती तो हम वहां होते, हम अपने हस्ताक्षर करते, परंतु हमारे खेत में कोई क्रॉप कटिंग नहीं की गई। हमारे खेत झूठे साइन करके और पटवारी ने फर्जी क्रॉप कटिंग। अब किसान क्या है, किसान बीमा क्लेम लेना चाहते हैं और गांव के करोड़ों रुपए का मामला क्लेम का, वो किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि जाए नौकरी तो जाए। हम तो हमारे गांव में क्रॉप कटिंग नहीं हुई है इस बात पर अड़े हुए हैं। सरपंच ने लिख के दे दिया प्रभुत्व में भी, अब सवाल खड़ा हो गया, सरपंच भी कटघरे में है। और जब किसान कहता है कि हमारे हस्ताक्षरों की जांच होनी चाहिए, जिस किसान ने कभी जिंदगी में अंगूठा नहीं किया उसका अंगूठा लगाया है, जो पढ़ा लिखा है हस्ताक्षर करता है हर वक्त, उसका अंगूठा लगा दिया। और हस्ताक्षर भी कुछ किए हैं तो इस प्रकार के किए कि उसके हस्ताक्षरों से उनका कोई मेल जोड़ नहीं, आराम से वो हस्ताक्षर पकड़े जाएंगे। तो ये जो हो रहा है, वो आपके गांव में क्रॉप कटिंग क्यों नहीं होती, वो ये कारण है कि आपके गांव की क्रॉप कटिंग कागजों में कर ली जाती है और वो कागज दबे हुए पड़े रहते हैं, आपको बताया नहीं जाता है। बहुत सारे पटवारी और कृषि विभाग के जो पर्यवेक्षक हैं उनसे मेरी बात हुई तो वो बोलते हैं कि यार ये धरातल पर तो करना बहुत मुश्किल काम है। भाई मुश्किल काम है तो हम क्या करें? जब आप किसान का नुकसान कर लेते हो और कंपनी के पक्ष में कर लेते हो तो ये तो मामला गड़बड़ कर रहे हो ना। धरातल पर जब किसान, जिस खेत में क्रॉप कटिंग हुई वो किसान आपके विश्वास में नहीं है, केवल कंपनी के विश्वास पर, उसके भरोसे पर आप उसके खेत की क्रॉप कटिंग कर रहे हो, जो पूरे गांव को और पूरे पटवार सर्किल को प्रभावित करती है, ये कैसे बैठेगा? किसानों का नुकसान करेंगे तो किसान बोलेंगे, कंपनी का नुकसान करें तो कंपनी लड़ाई करेगी। किसान का जहां भी क्रॉप कटिंग में गलत क्रॉप कटिंग करके नुकसान होगा, किसान बोलेंगे। अब पटवार सर्किल कुछ लोग कह रहे हैं कि पटवारी हमारे पक्ष में कर रहे हैं, तो फिर वो आप जानो, वो आपका लुकआउट है, आप क्या कर रहे हो। हो सकता है आने वाले दिनों में तो क्रॉप कटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी पूरी पूरी, वो बनानी पड़ेगी कि क्रॉप कटिंग किस खेत में कैसे हुई। अब है अगला, वो ले लिया, रैंडम से खसरा कैसे ज्ञात करते हैं। आज ही कोलाई से फोन आया, वो कह रहे हैं, उन्होंने भेजा अपना पूरा ब्यौरा कि यार हमें बताओ कि रैंडम से खसरा नंबर कैसे पता करें। बहुत सारे सवाल हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे गांव के किसानों की सूची बताओ जिन खेतों में क्रॉप कटिंग होती है। किसानों की कोई सूची तय नहीं होती है। किसान रैंडम नंबर के आधार पर खेत तय होता है और वो रैंडम नंबर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जारी करता है। वो कंप्यूटराइज सिस्टम से जारी होते हैं। उनका उस गांव के से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। रैंडम नंबर से खसरा कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कि आपके गांव में बाजरे की फसल की क्रॉप कटिंग होनी है और आपके गांव का अंतिम खसरा संख्या, देखो ये ध्यान रखने वाली बात है, गांव में अंतिम खसरा संख्या क्या है। जैसे किसी गांव में पूरे अंकों में अंतिम खसरा संख्या 1532 है, परंतु उसके बाद में कुछ बट्टा नंबर भी हैं। बट्टा नंबर में अगर 533,
1533, 1534, इस प्रकार के नंबर है। तो आखिरी बट्टा नंबर वो अपना खाता में अगर आप सर्च करोगे खसरा संख्या से खतौनी नकल निकालने की सर्च करोगे तो आप अंतिम खसरा नंबर तक आराम से पहुंच जाओगे। ये आपके गांव का अंतिम खसरा नंबर आप पता कर लोगे आराम से। दूसरा, अंतिम खसरा नंबर का भाग देना है उसमें रैंडम नंबर में। जैसे बाजरे के 2 रैंडम नंबर जारी हो गई। एक रैंडम नंबर आया है 5600 और आपके गांव का अंतिम खसरा नंबर है 1500। ठीक है, तो 1500 का भाग 5600 में दोगे, 3 बार पूरा पूरा भाग जाता है। शेष फल क्या बचा? शेष फल बच रहा है, 3 बार जाएगा तो 4500 हो जाएंगे और रैंडम नंबर 5600 है। इसका मतलब 1100 खसरा नंबर है, वो बाजरे के एक प्रयोग के लिए तय हो गया। 1100 खसरा नंबर, ये ध्यान रख लेना। दूसरा मान लो रैंडम नंबर है 0832। 4 अंकों में रैंडम नंबर पर पहला अंक 0 हो सकता है, दूसरा अंक भी 0 हो सकता है, चारों अंक कुछ भी हो जाते हैं, कंप्यूटर से आते हैं अपना आप ऊपर से। तो 0832 है, तो 0832 में 1500 का भाग देंगे अंतिम खसरा संख्या का, और वो 0 बार भाग जाता है, 0 बार, और 832 शेष बच जाते हैं। शेष फल 832 आ गए, इसका मतलब खसरा संख्या 832। तो एक तो खसरा संख्या मिला 1100, एक मिला 832, 2 खसरा संख्या मिली हमें। इनमें बाजरे की दोनों फसल कटाई के प्रयोग होंगे। यह खसरा संख्या पटवारी ने तय कर दी रैंडम नंबर के आधार पर। इससे अन्यथा कोई पटवारी तय नहीं कर सकता। रैंडम नंबर के आधार पर ही तय करने। पटवारी अपनी मन मर्जी से चाहे जिस किसान को, जैसे अपना मर्जी का किसान है, मित्र है, उसके रैंडम नंबर तय नहीं कर सकता, उसका खसरा तय नहीं किया जा सकता। उसमें थोड़ी गड़बड़ वो करता है, वो आपकी जागरूकता, गैर जागरूकता की वजह से करता है, वो भी बात करेंगे। तो अब आया है बाजरे की फसल कटाई का एक खसरा 1100। अब उस गांव का 1100 खसरा कौन सा है? उस खेत में पटवारी जाएगा। अगर वो खेत नहीं है, कई बार 1100 रास्ता हो सकता है, गौचर भूमि हो सकती है, तालाब हो सकता है, गांव की आबादी हो सकती है, कोई सड़क मार्ग हो सकता है, नदी हो सकती है, कोई मगरा हो सकता है। तो उसमें अपना आप फसल ही नहीं है, तो इसलिए 1101 को लिया जाएगा अगला खसरा नंबर। एक फिर वो हो सकता है कोई तालाब हो जाए तो 1102 को लिया जाएगा। अब 1102 अगर खेत है तो उस खेत में बाजरा बोया हुआ है या नहीं? अगर बाजरा नहीं बोया हुआ है तो 1104 लिया जाएगा अगला खसरा। फिर अगर जब तक बाजरे का खेत नहीं मिलेगा तब तक खसरा संख्या आगे बढ़ती जाएगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि अंतिम खसरा संख्या खत्म हो गई तो वापस 1 से शुरू हो जाती है, गिनती इस प्रकार बढ़ती जाती है जब तक बाजरे का खेत नहीं। अब बाजरे का खेत अगर आ गया तो उस खेत में कहाँ पर क्रॉप कटिंग करनी वो भी तय करना होता है। तो ये तो गड़बड़ी क्या करता है, इसमें क्या गड़बड़ी करता है पटवारी कि बाजरे का खेत आ गया परंतु पटवारी को लग रहा है यार इस खेत में तो क्रॉप कटिंग नहीं करनी है, ये आदमी किसान जो है कभी गड़बड़ करेगा और पूरी सही करवाने की कोशिश करेगा। तो पटवारी उस बाजरे को नज़रअंदाज कर देता है, कह देता है कि बाजरे का खेत उसके बहुत बाद वाला खसरा आया तो आगे बढ़ता जाएगा, उससे पीछे जाने का तो उसके पास कोई सामान नहीं है परंतु वो आगे बढ़ जाएगा कि उसमें बाजरा नहीं था। और इसमें किसानों को पता होता नहीं है सामान्यतः, तो इस प्रकार गड़बड़ी कर लेते हैं। अब अगर
जिस खेत में क्रॉप कटिंग होती है उस खेत के किसान को पटवारी सूचित करता है। फसल कटाई से काफी दिन पहले सूचित करना जरूरी होता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारे खेत की क्रॉप कटिंग होनी है। चलो खेत में चलते हैं। फिर खेत में जाएंगे और खेत में दक्षिण पश्चिम दिशा से खेत में एंटर होने का जो कोना पड़ता है वहां से एंटर होकर के और कुछ कदम है, 50 कदम या 70 कदम है, दक्षिण पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना होगा। फिर लेफ्ट टर्न करके, मेरा हाथ हो सकता है मिरर इमेज आ रही है, उल्टा आ रहा होगा आपके पास, तो आप लेफ्ट टर्न करके और फिर कुछ कदम है उतना पहुंच करके वहां पर यूं नहीं है कि खेत में फसल अच्छी है वहां से ले लेगा या बुरी है वहां से, उस खसरे में भी निश्चित है कि उस दिशा से प्रवेश होगा, इतने कदम इतना यूं चलेगा, इतने कदम वापस उत्तर की तरफ चलेगा और फिर वहां पर पॉइंट तय होगा और वहां से 5 बाई 5 मीटर का एरिया तय होगा। कपास के अलावा सभी फसलों में 5 बाई 5 मीटर है एरिया, ये ध्यान है। वहां किसान को बताया जाएगा कि भैया तेरे खेत में यहां पर हम क्रॉप कटिंग करेंगे। अब तुम जिस दिन भी क्रॉप कटिंग तुम्हारी फसल काटो और इस जगह से जिस दिन काटो उससे पहले हमें सूचित कर देना, भाई हम कल ये फसल काटने जा रहे हैं तो हम उस समय क्रॉप कटिंग करने के लिए आएंगे। ये पटवारी तय नहीं कर सकता कि तुम्हें आज काटनी पड़ेगी या कल काटनी पड़ेगी, वो किसान ही तय करेगा कि उसको फसल कटाई कब करनी है। वो उस खेत में जो फसल कटाई का करता करता वहां पहुंचता है उसी दिन क्रॉप कटिंग होगी। हाँ, ये भी नहीं हो सकता कि किसान जो है बाकी वाले खेत को काट देता है और उस जगह को छोड़ देता है 10-15 दिन के लिए, नहीं, तब तक तो फसल खराब हो सकती है पूरी की पूरी। तो ये इसके लिए किसान पाबंद है कि वो काटता काटता वहां पर कब आता है। तो ये क्रॉप कटिंग, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्रॉप कटिंग किस तारीख से होनी है, तारीख कोई तय नहीं है। जब उस गांव के उस खेत की फसल पककर तैयार होती है और किसान जिस दिन उस खेत की फसल की कटाई करता है उस दिन ही क्रॉप कटिंग होगी, अन्यथा कोई तारीख नहीं है इसकी। अब ये तो बात हो गई क्रॉप कटिंग रैंडम नंबर की और फसल कहां से काटनी है। क्रॉप कटिंग कैसे करते हैं वो भी बात करेंगे, वो आगे है। रैंडम नंबर से खर्चा ज्ञात करना हम सीख गए। क्रॉप कटिंग से फसल बीमा कैसे प्रभावित होता है। क्रॉप कटिंग से फसल बीमा इस प्रकार प्रभावित होता है कि प्रत्येक, देखो फसल बीमा को प्रभावित 2 चीजें करती है। एक तो ऑटोमेटिक मौसम यंत्र लगा हुआ है प्रत्येक गिरदावर सर्किल मुख्यालय पर, ध्यान रख लेना, प्रत्येक गिरदावर सर्किल मुख्यालय पर किसी दूसरी कंपनी, उस बीमा कंपनी का नहीं, दूसरी कंपनी द्वारा लगाया हुआ होता है। वो ऑटोमेटिक मौसम दर्ज करता रहता है उस पटवार सर्किल मुख्यालय की उस जगह का कि कब कब कितनी बरसात हुई, कैसी नमी रही, कैसी गर्म हवा रही, कैसी तेज हवा रही, वो सारी चीजें वो करता है। अब कितना बरसात में दिनों में अंतराल रहा, ये सारा वो तय करता है, वो दर्ज करता रहता है उसको। और क्रॉप कटिंग की हुई फसल, ये 2 आधार है फसल बीमा के। क्रॉप कटिंग की फसल आपकी फसल उत्पादन का प्रतिशत तय करती है, उपज कितनी हुई वो तय करती है और मुख्य रूप से वही प्रभावित करती है कि आपको क्लेम कितने प्रतिशत मिलेगा। अब है तो क्रॉप कटिंग ही मुख्य आधार है फसल बीमा क्लेम का। क्रॉप कटिंग कैसे की जाती है तथा क्या कारण है कि आपके गांव में तो
आपके गांव में क्रॉप कटिंग नहीं होती ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो क्रॉप कटिंग कैसे की जाती है उस पर चलते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि क्रॉप कटिंग का जो खेत तय होता है, देखो प्रत्येक फसल के लिए 2-2 खेत गांव में तय होते हैं। उन किसानों को जिसका वो खेत है उसको पहले पाबंद किया जाता है सूचना देने के लिए कि वो जब उसकी फसल की कटाई करे तो हमें सूचित करें। अब क्रॉप कटिंग वाले वो टीम आएगी, कंपनी का आदमी होगा, सरकारी आदमी होंगे, गांव के और लोग मौजूद लोग भी हो सकते हैं। उन लोगों की सामने वो क्रॉप कटिंग होगी। क्रॉप कटिंग में वो जो जगह तय की गई है वहां पर 5x5 का जो एरिया है उसमें खूंटियां गाड़ी जाएगी चारों कोणों पर। 5x5 यानी 5-5 मीटर की सारी भुजाएं, और बीच के विकीर्ण जो है उनमें भी अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो एक वर्ग क्षेत्र बनता है। अन्यथा समांतर चतुर्भुज भी बन सकता है। जो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है ऐसा चतुर्भुज भी वर्ग होना बहुत जरूरी है। तो उस वर्ग में जो रस्सी बांधी जाती है चारों कोणों पर खूंटियां गाड़ के, उस रस्सी की सीध में जिन जिन पौधों की जड़ें आ जाती है उन पौधों के अगर डालियां दूसरी तरफ है तो उनको अंदर काउंट किया जाएगा। अगर जड़ें उस सीध में नहीं है तो उनकी डालियां अगर क्रॉप कटिंग एरिया में आती है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो रस्सी की सीध में उनकी जड़ें हैं, तो उनमें से अगर वो 10 पौधे हैं तो 5 पौधों को बाहर काउंट किया जाएगा, 5 पौधों को अंदर काउंट किया जाएगा, ऐसा नियम है। तो सारी फसल काट ली गई 5x5 एरिया की। अब फसल अलग अलग तरह की है। अगर भुट्टे हैं, जवार है, मक्का है, बाजरा, इनके भुट्टे होते हैं तो उन भुट्टों को, या जैसे तिल की कटाई है तो तिल भी जब कटता है उस समय निकलने की स्थिति में नहीं होता है। निकलने की स्थिति में तो मूंग है, मूंग निकल सकता है, बाकी बहुत मूंग मोट ये निकल सकते हैं, बाकी गंवार वगैरह ज़्यादातर निकलने की स्थिति में नहीं होते। तो निकलने की स्थिति में नहीं होते तो, और अगर मूंग में भी थोड़ा फर्क रह जाता है तो जो भी फसल कटाई है वो 15 दिन के लिए सूखने के लिए फसल जो है भुट्टे वगैरह जो भी है उसको बोरी में बंद करके सील बंद किया जाता है सबकी उपस्थिति में, और 15 दिन तक उसको सुखाया जाता है। ये जिम्मेदारी उस किसान को भी दी जा सकती है। सील नहीं खोलेगा, वो सील लगाई जाती है उस दिन, किसी अन्य मौजूद व्यक्ति को दी जा सकती, जिम्मेदार आदमी को, कि वो रोज उसको सुखाए। रोज सुखाने का मतलब यूं नहीं है कि बाहर छोड़ दिया, पशु आ गए पकड़ के ले गए उसको, नहीं, बाहर नहीं छोड़ेगा, वो रखवाली करेगा, ऐसी जगह रखेगा जहां पशुओं का आना जाना नहीं है। कीड़े वगैरह भी उस बोरी में नहीं घुस सके, नहीं तो चींटियां जो है वो दाने लेकर के बाहर निकल सकती है, तो वो भी ध्यान रखना है। दूसरा, वो रोज अंदर भी रखेगा, धूप होगी तब बाहर रखेगा, धूप नहीं होगी तो वापस अंदर रखेगा, बरसात होगी तो अंदर रखेगा, बरसात नहीं होगी तो बाहर रखेगा। यूं करके 15 दिन ये सूखने की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद उसका भी तोल होगा, वो तोल अंकित होगा। गीली फसल कटाई के समय फसल का तोल वो बहुत ज्यादा होता है। फिर बाद में जब दाने निकलने की स्थिति में हो गए 15 दिन बाद में, तो फिर दाने निकल कोट पीट करके दाने, यूं नहीं थ्रेसर में डाला जाता, नहीं, क्योंकि एक एक दाना की अलग कीमत होती है उसकी, इसलिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है उनको, बड़ी चारों ओर से कहीं उछल नहीं जाए दाने, काट पीट के, और सारे दाने जो है उनका तोल किया जाता है उसी वक्त। और वो गीला तोल, गीले हैं दानों में अभी नमी है इसलिए वो गीला तोल लिखा जाता है अनाज का, तिल हो चाहे बाजरा हो मूंग हो, अनाज का तोल लिखा जाता है। वो साथ में वो फिर एक कपड़े की थैली में सील पैक करके
फिर सुखाने के लिए 7 दिन की जिम्मेवारी और दी जाती है। 7 दिन तक वो सुखाया जाता है। 7 दिन बाद में उसको सूखा हुआ 7 दिन तक रोज धूप में रखा जाता है, तो वो सूखा हुआ माना जाता अनाज है। और वो सूखा अनाज अब अंतिम तौल होगा। अंतिम तौल को 400 गुणा किया जाएगा तो 1 हेक्टर का उत्पादन हो जाएगा। अगर अंतिम तौल 1 किलो है तो 1 हेक्टर का उत्पादन 4 क्विंटल हो गया। अगर अंतिम तौल 250 ग्राम है तो 1 हेक्टर का उत्पादन 100 किला हो गया, 1 क्विंटल हो गया। अगर आधा किलो है तो 1 हेक्टर का उत्पादन 2 क्विंटल हो गया। ये उन दानों पर निर्भर करेगा। और इसमें 2 फसल कटाई प्रयोग करने, 1 फसल के। एक और बाजरे का खेत है उसमें भी करनी है, या कोई भी जो भी है, उन दोनों का जो औसत होगा वो उस गांव की इस साल की वास्तविक उपज दर्ज होगी। वो वास्तविक उपज अगर पिछले 5 सालों से कम है तो जितने प्रतिशत कम है उतना क्लेम तय किया जाएगा, और अगर अधिक है तो किसी को क्लेम नहीं मिलेगा, परंतु आइंदा के लिए औसत बढ़ेगा। अब किसी भी गांव में किसी भी फसल की क्रॉप कटिंग की तारीख कौन तय करता है? तारीख न तो सरकार करती है न सरकारी कर्मचारी करते हैं। उस गांव में उस खेत की फसल किस दिन पक गई है और पकने की वजह से किसान जिस समय उस विशेष जगह पर काटते हुए पहुंचता है उसी समय उसी तारीख को वो क्रॉप कटिंग होनी है। तारीख एक तरह से किसान तय करता है, सरकार नहीं तय करती है। क्रॉप कटिंग में किसान की क्या भूमिका होती है? किसान के खेत में क्रॉप कटिंग होती है तो किसान की तो महत्वपूर्ण भूमिका, उसके हस्ताक्षर होते हैं, वो पूरी उसकी निगरानी रहता है। वो 4 आदमियों को और बुला के ले जाता है किसानों को कि भाई मेरे खेत में क्रॉप कटिंग होनी है तो आप भी चलो, ताकि सावधानी से क्रॉप कटिंग कहीं ऐसा नहीं हो कि कंपनी के पक्ष में हो जाए, पूरे गाँव की उपज तय होगी उससे। इसलिए पूरे गांव की जिम्मेदारी हो जाती है, गांव के विश्वास पात्र लोगों को साथ लेकर जाएगा वो। काफी हो गया। यही सवाल थे मेरे आज के इस लाइव के। अन्य कुछ सवाल और हो सकते हैं जो मैं अब लेता हूं। भाई शोभा राम जी खुड़कुड़िया, कैलाश जी सऊ, ताजा राम जी हुड्डा, हाँ राम राम साहब, सभी को प्रणाम, राम राम साहिब सरकार, हुक्मा राम जी लेगा तोसीना, राकेश जी खोकर, तुलसी राम जी, हाँ राम राम जी, पीके ह्यूमन, सुभाष जी जलवानिया, हाँ भाई धन्ना राम जी मेघवाल, राउत सर, सभी को प्रणाम, राम राम साहिब सरकार। माँ साहब द्वारा जानकारी दी गई उपयोगी होती है, बिल्कुल किसान हित में होगी, भाइयों जरूर सुनना चाहिए। हाँ राकेश जी खोकर कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में गिरदावरी, वो सभी जगह गिरदावरी की तारीख गवर्नमेंट तय करती है, ये भी फसल कटाई से पहले होती है। SR सारण खिंवसर, UR मंडा अलपुरा, दिनेश जी बुगालिया, भागीरथ राम जी गिटाला, जैसा राम जी जानी, काफ़ी लोगों से नया मिलना हो गया। भागीरथ राम जी गिटाला बड़े पुराने प्रेमी है फेसबुक लाइव के। भाई मुकेश जी मुंडेल, लक्ष्मण जी संकवाया, गणेश जी पचार, UR मंडा। हमारे बाड़मेर में ऐसा ही हुआ और वर्तमान में बाजरे की बीमित राशि का मात्र इतने पर आ गई है। हाँ बीमित राशि भी उतर गई। मैं अचंभा कर रहा हूँ कि बीकानेर में बीमित राशि बहुत ऊंची है और हमारे नागौर में बहुत नीची है। कारण है कि नागौर के लोगों ने औसत उत्पादन गिरवा दिया अपना। रामलाल साहेलिया, मईपाल जी गोदारा चौधरी, हाँ राम राम सा, हाँ माना राम जी पोटलिया, बहुर राम जी कटारिया। गिरदावरी हो गई तो क्या सब जगह लास्ट तारीख क्या है? वो तो गिरदावरी अलग चीज़ है, क्रॉप कटिंग अलग चीज़ है जी।
उमेद राम जी मेहला, धर्मेंद्र जी आंचरा, महेंद्र जी डुकिया, डॉक्टर दिनेश जी पुलवारिया, मेहर जी चौधरी, भवनलाल जी कटारिया, भाई हरका राम जी लेगा तोसीणा, इनको बहुत अच्छा लगा, बोले सुपर सर जी। हरका राम, ये शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं पहुंचेगा तो ये मामला और भी गड़बड़ होगा। तो आप ये आईडी पर है, इसका लिंक शेयर करें। श्रवण जी बामणिया, ओम कुमार जी परियार, शानदार गुरुजी, इनको बहुत अच्छा लगा। हरकाराम जी लेगा, पटवारी किसान को सूचित नहीं करे तो क्या करना चाहिए? ये तो हो ही नहीं सकता कि किसान को पटवारी सूचित नहीं करे, फिर क्रॉप कटिंग कैसे करेगा? तो फिर तो फर्जी क्रॉप कटिंग करेगा। तो वो तो गांव वालों की है कि वो क्या करेंगे उस पर। बाकी सूचित करेंगे पटवारी। अब तो वो इस साल तो मामला अलग हो गया है, सब जगह किसानों को विश्वास में लेकर के पटवारी करना चाहते हैं क्रॉप कटिंग। अब ऐसा नहीं हो रहा है भाई। रामनिवास जी गारू, तो सारे जो मेरे सामने कमेंट आई उन पे अपन बात कर ली, और अब मैं काफ़ी टाइम हो गया, आपसे निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक प्रसारण करने में सहयोग करें। विभिन्न ग्रुपों में, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर भेजें ताकि लोगों को इसकी जानकारी ठीक ठीक मिल सके। धन्यवाद, आभार। एक बार फिर सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम।